तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 3 अप्रैल 2023 की, साथ ही में दिन है सोमवार का, वहीं हिंदी तारीख है शुक्ला द्वादशी और महीना चल रहा है चैत्र का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताज़ा खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज के मुख्य समाचार में पहली बड़ी खबर आ रही है कई तरह के दवाओं के महंगा होने को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पेन किलर, एंटीबायोटिक, साथ ही में एंटी इन्फेक्टिव और कार्डियक की दवाएं महंगी हो गई हैं। बताया गया है इनकी कीमतों में 12% की बढ़ोतरी की गई है। साथ ही बताया गया एनसीएल यानी जरूरी दवाओं समेत 384 दवाइयों के दाम बढ़ाए गए हैं। साथ ही बताया गया है जिन दवाओं के दाम बढ़ाए गए हैं उनमें से कई दवाइयां ऐसी हैं जिनको कॉमन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बुखार में, डायबिटीज में, इन्फेक्शन वगैरह में, टीबी में, हाइपरटेंशन में, स्किन डिजीज में, कैंसर में, एनीमिया में। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहा जाए तो दवाइयों को लेकर भी आम जनता पे महंगाई की मार पड़ी है। हालांकि दोस्तों इसी बीच आपको बता दें एक ऐसा तरीका है जिसके तहत आपको सस्ती दवाइयां मिल सकती हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें भारत सरकार ने हर छोटे बड़े शहर में जन औषधि केंद्र खोले हुए हैं जहां से आप जेनेरिक दवाइयां खरीद सकते हैं। यहां से खरीदे गए दवाओं की कीमत आम दवाओं से कम होती है। दोस्तों अगली बड़ी खबर में एक बार फिर से ये जानकारी आ रही है कि गाय के मांस के तस्करी के शक में एक और मुस्लिम व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक कर्नाटक के बेंगलुरु में एक मवेशी व्यापारी का शव संदिग्ध हालत में मिला है, जिसके बाद रामनगर पुलिस ने मरने वाले के परिजन की शिकायत पर पुनीत के रेहली नाम के राइट विंग एक्टिविस्ट के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। परिजन का आरोप है कि पुनीत कुछ लोगों को लेकर इदरिस पाशा का पीछा कर रहा था। आपको बता दें इदरिस पाशा उसी व्यक्ति का नाम है जिसकी अभी हाल ही में जान गई है। तो परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है कि पुनीत नाम का व्यक्ति कुछ लोगों को लेकर इदरिस पाशा का पीछा कर रहा था। ये लोग खुद को गौरक्षक बताते हैं। बताया गया इदरिस पाशा ने मवेशी बाजार से जुड़े कागज भी दिखाए, लेकिन पुनीत ने 2 लाख रुपए की मांग की। पैसे नहीं मिले तो इन लोगों ने मारपीट की। इसी मारपीट के दौरान खुद को बचाने के लिए इदरिस और इरफान नाम का एक और व्यक्ति यानी कि दोनों वहां से भाग गए। हालांकि बीते शनिवार को उसका शव संदिग्ध हालत में मिला है। बताया गया सैयद जहीर, इदरिस पाशा और इरफान बीते शुक्रवार रात कर्नाटक के रामनगर से मवेशी लेकर तमिलनाडु और केरल में बेचने जा रहे थे। उनकी गाड़ी में कुल 16 मवेशी यानी कि पालतू जानवर थे। बताया गया इसी दौरान एक पुलिस स्टेशन के सामने ही पुनीत के रेहली समेत कई लोगों ने सैयद जहीर, इदरिस पाशा और इरफान पे हमला कर दिया। बताया गया ये लोग अपने आप को गौरक्षक बता रहे थे। बताया गया हमला होते देख पाशा और इरफान वहां से भाग गए, जबकि जहीर नहीं भागा। इसी दौरान हंगामा सुनकर पासी के थाने से कांस्टेबल आया और जहीर को थाने के अंदर ले गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहीर ने बताया है कि वो किसी और के मवेशी लेकर जा रहा था। पाशा ड्राइविंग करता है और इरफान जानवरों को चढ़ाने और उतारने में मदद करता है। अच्छी बात यह है कि इसी दौरान पुनीत के रेहली और उसके सहयोगियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुनीत के रेहली अब फरार है यानी कि भगौड़ा बन चुका है। दोस्तों जाहिर बात है इस घटना को लेकर पूरे देश भर में गाय के मांस का मामला और गाय के मांस के तस्करी के केवल शक में इदरिस को जान से मारने का आरोप अब सनसनीखेज मामला बन चुका है। दोस्तों शायद आपको पता होगा अभी हाल ही में कुछ दिन पहले भी हरियाणा में कई लोगों को गाय के मांस की तस्करी के शक में गाड़ी समेत जिंदा जला दिया गया था और अब कुछ ही दिनों के बाद ये मामला फिर सामने आया है। दोस्तों ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है कि जब देश में प्रशासन है, सरकार है और सबसे बड़ा कोर्ट है, तो ऐसे में किसी को सजा देने का फैसला किसी संगठन का कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। दोस्तों मैं ये बार बार कहता हूँ कि अगर थोड़ी देर के लिए ये मान लिया जाए कि अगर किसी पे ऐसा शक है कि वो गाय के मांस की तस्करी करता है, तो जो देश का सच्चा नागरिक है उसका एक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि वो देश के संविधान पे चलते हुए कि चाहे गाय के मांस की तस्करी का जुर्म हो या कोई और जुर्म हो, तो वो उसके बारे में सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करे और ये पूरा मामला फिर कोर्ट में चले और देश के संविधान के तहत ये किसी चीज को लेकर जो संसद में कानून बनाया गया है उसके तहत मुजरिम को सजा दी जाए। मेरे हिसाब से तो देश के सच्चे भक्त ऐसे ही होने चाहिए, क्योंकि केवल नारा लगाने से कोई देश का सच्चा भक्त नहीं बन जाता। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी पर्सनल राय क्या है? वीडियो को देखने के बाद आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक झांसी रेलवे स्टेशन के यार्ड में 2 महिलाओं से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, यानी कि बलात्कार का। ताज्जुब की बात यह है कि पीड़िताओं ने यानी कि जिनका रेप हुआ है उन महिलाओं ने देश के 2 फौजियों पर इस घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है। बताया गया पुलिस और सेना अब मामले की जांच में जुट गई है। महिलाओं ने बताया है कि वो बीते रविवार की शाम जीआरपी थाने के पास से गुजर रही थी। इसी दरमियान एक व्यक्ति ने उन्हें रोककर कहा कि उसका मोबाइल खो गया है, जबकि उसे एक जरूरी कॉल करना है। इस पर महिलाओं ने उसे मोबाइल दे दिया। साथ ही बताया गया देश के 2 जवानों पे यह आरोप है कि व्यक्ति बहाना बनाकर महिलाओं को कानपुर यार्ड में खड़ी स्पेशल गाड़ी में ले गया। वहाँ उसका एक साथी मौजूद था। इसी बीच 2 फौजियों ने आरोप के मुताबिक 2 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के कांड को अंजाम दिया। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है रामचरितमानस को लेकर। जानकारी के मुताबिक सम्राट अशोक की जयंती पर अभी हाल ही में बीते रविवार को गौरीगंज के गाड़ा माफी में शामिल होने आए सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की केंद्र व प्रदेश सरकार पर करारा हमला करते हुए बोला कि रामचरितमानस यानी कि जिस किताब में रामायण लिखी हुई है वो एक महाकाव्य है, कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। बात यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बौद्ध धर्म की उस समय तारीफ कर रहे थे। आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा है कि जिस किताब यानी कि रामचरितमानस में रामायण लिखी हुई है तो वो कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वाक्यों की एक किताब है। ये आसान शब्दों में समझने के लिए कहें तो कहानी की। साथ ही में स्वामी प्रसाद मौर्य
ने ये भी कहा कि भाजपा पार्टी पूरे देश में हिंदू मुस्लिम का नारा देकर देश को बांटने की नींव डाल रही है। भाजपा नेता पहले से समाज को बांटने के लिए कमर कसकर काम कर रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इसरो के एक नए कारनामे को लेकर। जी हां, सैटेलाइट की दुनिया में भारत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बीते रविवार सुबह चित्रदुर्ग के एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज से रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे शॉर्ट फॉर्म में RVL कहा जाता है, इसका सफल परीक्षण किया है। दोस्तों आपको बता दें, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट भेजने के बाद वापस धरती पर लौट आएगा। इसके जरिए दोबारा किसी और सैटेलाइट को लॉन्च किया जा सकेगा। अब तक के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल आसमान में जाने के बाद नष्ट हो जाते थे। दोस्तों उम्मीद है ये खबर आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर समझ में नहीं आया है तो आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बता दें कि अपने देश के स्पेस एजेंसी ने एक इस तरह का प्लेन तैयार किया है जो सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाएगी और वहाँ पर छोड़कर वापस आ जाएगी। इससे पहले या अभी तक ये होता आया है कि सैटेलाइट को ले जाने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि रॉकेट ऊपर जाने के बाद नष्ट हो जाता है, यानी कि हर बार सैटेलाइट को भेजने के लिए नए रॉकेट की जरूरत पड़ती है। पर ये जो रॉकेट जैसा प्लेन बनाया गया है ये रीयूजेबल है। इसी की वजह से मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि अपने देश के स्पेस एजेंसी ने यानी कि इसरो ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। बाकी वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इस तरह का कारनामा अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा और एलन मस्क की कंपनी पहले ही कर चुकी है। बाकी दोस्तों अगर आप इस कारनामे को लेकर अपने देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहना चाहते हैं तो आप अपना धन्यवाद और अपनी बात को इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है पेगासस वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार पेगासस जैसा नया स्पाईवेयर तलाश कर रही है। पेगासस को अमेरिकी सरकार ब्लैक लिस्ट कर चुकी है और भारत में भी ये स्पाईवेयर काफी विवादों में रह चुका है। ऐसे में सरकार पेगासस की प्रतिद्वंदी सॉफ्टवेयर कंपनियों से डील करके इस बारे में बात कर रही है। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दे, पेगासस एक तरह का वायरस है। इस पेगासस को किसी भी फोन या किसी भी अन्य डिवाइस में रिमोटली का मतलब ये है कि सिर्फ एक मिस कॉल करके या आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। इसके अलावा इस वायरस को व्हाट्सएप मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, SMS और सोशल मीडिया के जरिए भी आपके फोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। आपको बता दें, ये पेगासस नाम का स्पाईवेयर इतना ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये किसी के फोन में इंस्टॉल हो गया तो उसकी लगभग सभी तरह की जानकारियाँ कि वो किसको फोन कर रहा है, कहाँ पे फोन कर रहा है, फोन में क्या क्या चीजें इस्तेमाल करता है, ये सभी जानकारियाँ बिल्कुल आसानी से प्राप्त की जा सकती हैं। तो फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि भारत सरकार जो पेगासस वायरस है उसका कंपटीटर ढूंढ रही है। फिलहाल जो ताज़ा जानकारी आई है उसमें ये बताया गया है कि फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के डिफेंस और इंटेलिजेंस अधिकारी पेगासस बनाने वाली कंपनी NSO का कोई ऐसा कंपटीटर खोज रहे हैं जो इतनी चर्चा में ना रहा हो। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो भारत सरकार एक ऐसा ही स्पाईवेयर चाहती है जो कि पेगासस को टक्कर दे सके। बताया गया है इसके लिए भारत सरकार $12 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है, जो भारतीय रुपए में बनते हैं 986 करोड़ रुपए। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, पेगासस वायरस के जरिए जासूसी का काम किया जाता है। अभी हाल ही में कुछ रिपोर्टें आई थी जिसमें ये बताया गया था कि जासूसी का काम कोई आम व्यक्ति नहीं करते हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े नेता अपने विपक्षी नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल करते हैं। वैसे भी आपको बता दें कि पेगासस नाम का स्पाईवेयर इतना ज्यादा महंगा है कि इसे आम आदमी या जो लोग थोड़े बहुत अमीर हैं वो इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। बताया गया 10 लोगों की जासूसी का खर्च पेगासस वायरस के जरिए लगभग 9 करोड़ रुपए आता है। वहीं केवल एक आदमी पर पेगासस वायरस के जरिए जासूसी का खर्च 90 लाख रुपए है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के गृह मंत्री अमित शाह के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक बिहार में रामनवमी के बाद हुई हिंसा के बीच गृह मंत्री अमित शाह बीते रविवार को नवादा पहुंचे। अमित शाह हिसुआ के आयोजित सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम में यहां पर आए थे। गृह मंत्री ने अपने 21 मिनट के भाषण में कहा कि नीतीश के लिए यानी जो अभी बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके लिए भाजपा के दरवाजे अब हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। साथ ही में अमित शाह ने ये भी कहा कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद महागठबंधन सरकार गिर जाएगी और हमारी सरकार आएगी बिहार में। साथ ही में अमित शाह ने इसी दौरान अभी हाल ही में 5 जिलों में हुई हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुझे सासाराम जाना था लेकिन दुर्भाग्य है कि वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा सका। मैं वहाँ की जनता से माफी मांगता हूँ, लेकिन अगली बार वहाँ जाऊंगा। साथ ही में अमित शाह ने एक बड़ा बयान देते हुए आगे कहा कि हमारी सरकार बनने पर दंगा करवाने वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करने पर काम किया जाएगा। साथ ही में अमित शाह ने ये भी कहा कि नीतीश बाबू को PM बनना है, तेजस्वी यादव को CM बनना है। इनके बीच बिहार की जनता पिस रही है, लेकिन देश की जनता ने तय किया है कि मोदी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाएंगे। वहीं दोस्तों इसी बीच भाजपा को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया पर अब वीडियो वॉर शुरू हो चुका है। बताया गया कांग्रेस पार्टी अडानी मामले और राहुल की सदस्यता को लेकर भाजपा के खिलाफ सवालों की सीरीज के साथ डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड कैंपेन चला रही है। वहीं इसी बीच भाजपा ने घोटालों भ्रष्टाचार को लेकर सोशल मीडिया पर कांग्रेस फाइल्स टाइटल के नाम से एक वीडियो सीरीज शुरू कर दी है। भाजपा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किए इस वीडियो के साथ लिखा है, कांग्रेस फाइल के पहले एपिसोड में देखिए कैसे कांग्रेस पार्टी के राज में एक के बाद एक भ्रष्टाचार और घोटाले हुए। दोस्तों आप इस वाले वीडियो को जो कि कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बनाया गया है, आप इसको बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे जाके देख सकते हैं। वहीं दोस्तों इसी बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी एक पलटवार किया गया है। दोस्तों वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा पार्टी को हराने के लिए विपक्षी दलों के एकजुट होने के कयास लगाए जा रहे हैं। यानी
कि ये कहा जा रहा है कि आने वाले 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है उसमें देश भर की सभी विपक्षी पार्टियां आपस में मिल जाएंगी ताकि बीजेपी पार्टी को हराया जा सके। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि अगर वो पार्टी नेतृत्व में शामिल होते तो छोटे दलों को आगे लाते ताकि बीजेपी को हराया जा सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा पार्टी बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं दोस्तों इसी बीच राहुल गांधी को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है। सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है, इस बयान से जुड़े मानहानि केस में शायद आप जानते होंगे सूरत की कोर्ट ने बीते 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत दे दी गई, पर ठीक इसी के दूसरे दिन यानी कि 24 मार्च को राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई, यानी कि अब राहुल गांधी सांसद नहीं है। और फिलहाल ताज़ा जानकारी यह है कि लगभग 11 दिन के बाद राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सूरत की सेशन कोर्ट में याचिका लगाने वाले हैं। यानी कि राहुल गांधी को जिस केस को लेकर 2 साल की सजा सुनाई गई है और जिसकी वजह से उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द हो गई है, अब वो इसके खिलाफ एक और याचिका दायर करेंगे और इस पूरे मामले में एक नया केस लड़ेंगे। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है उद्धव के एक बड़े बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीते रविवार को वीर सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत की। इसमें भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इस यात्रा में शामिल लोग मैं सावरकर हूँ इस तरह की लिखी भगवा टोपियां पहने हुए थे। दरअसल बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर टिप्पणी की थी। इसी के बाद सीएम शिंदे ने अभी हाल ही में बीते रविवार को सावरकर गौरव यात्रा निकाली। वहीं इसी बीच दूसरी ओर रविवार की शाम को संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी में रैली आयोजित हुई। इसमें महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने पीएम मोदी की डिग्री पे सवाल उठाए। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम बदलकर भ्रष्टवादी जनता पार्टी कर देना चाहिए। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक बिहार में रामनवमी के मौके पर हुए हिंसा पर मुख्यमंत्री अब एक्शन में है। बताया गया है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दंगाइयों से निपटने के सख्त निर्देश दिए हैं। नीतीश कुमार ने कहा है कि पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहे, उपद्रवियों की पहचान कर उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, किसी भी स्थिति में कोई गड़बड़ी न हो पाए इस पर नजर रखें। साथ ही में अफवाह फैलाने वालों पर भी नजर रखें। साथ ही बताया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा में मारे गए युवक के पिता और भाई से फोन पर बात की और घटना की पूरी जानकारी ली। उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख रुपए के अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश भी दिया है। यानी कि अभी हाल ही में बिहार के कई जिलों में जो हिंसा हुई थी और इसमें जो कुछ लोगों की जान चली गई थी तो उनके परिवार वालों को 5 लाख रुपए की राशि दी गई है। वही दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है मौसम के हाल को लेकर। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मौसम विभाग ने आज 3 अप्रैल 2023 के लिए मौसम का पूर्व अनुमान जारी किया है। तो मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान यानी कि आज 3 अप्रैल को सिक्किम में, असम में, मेघालय में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा बाकी बचे पूर्व उत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश आज हो सकती है। इसके अलावा भी तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रॉयल सीमा, तटीय ओडिशा, पश्चिमी हिमालय और पंजाब के भी कुछ हिस्सों में आज हल्की बारिश की संभावना है। साथ ही बताया गया है आज 3 अप्रैल को पंजाब और हरियाणा के उत्तरी पश्चिमी राजस्थान भागों में हल्की बारिश होगी और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। इसी बीच इन जगहों के कुछ इलाकों पर ओले भी पड़ सकते हैं। इसके अलावा भी आज 3 अप्रैल को पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बाकी दोस्तों अभी हमने आपको बारिश को लेकर जिन भी शहरों, जिन भी राज्यों के नाम बताए हैं उनको छोड़कर आज पूरे देश में मौसम सूखा बने रहने की संभावना है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है देश के केरल में एक बड़ा हादसा होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक केरल के कोझिकोड में बीते रविवार रात एक व्यक्ति ने महिला यात्री पर पेट्रोल छिड़क कर चलती ट्रेन में आग लगा दी। बताया गया इस घटना में 8 पैसेंजर्स भी झुलस गए हैं। सभी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने बताया है कि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। उसकी पहचान भी अभी नहीं हो पाई है। मामले की जांच जारी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है केजरीवाल के एक बयान को लेकर। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीते रविवार को असम के गुवाहाटी में चुनाव कैंपेन की शुरुआत की। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल हुए। इस दौरान केजरीवाल ने हिमंता सरकार पर जम के निशाना साधा। केजरीवाल ने सभा में मौजूद लोगों से कहा, आपने मौका देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, बदले में आपको क्या मिला? केवल लूट और धोखा। इतना ही नहीं, सीएम हिमंता की जेल में डालने की धमकी के जवाब में केजरीवाल ने कहा, मैं हिमंता बाबू को आमंत्रण देता हूं कि चाय नाश्ते के लिए मेरे घर आइए। आपने कुछ नहीं किया, मैं खुद आपको दिल्ली घुमाऊंगा, दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है। बात यह है कि अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हिमंता ने केजरीवाल को जेल में डालने की धमकी दी थी। इसी के जवाब में केजरीवाल ने कहा कि आप दिल्ली आइए, मैं आपको चाय नाश्ता करवाऊंगा, दिल्ली घुमाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि हमने दिल्ली में कैसा काम किया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी इसी बीच हिमंत बिस्वा का भी जवाब आया है।
है, जिसमें उन्होंने केजरीवाल पर पलटवार किया है। जानकारी के मुताबिक आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के चाय पर बुलावे पर असम के सीएम हिमंत बिस्वा ने पलटवार किया। बताया गया है केजरीवाल के इस निमंत्रण पर असम के सीएम भड़क गए। उन्होंने कहा कि मर्द जैसी बात करिए। साथ ही में असम के मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि मैं दिल्ली में जहां जाना चाहता हूं वहां जाऊंगा, न कि उस जगह जाऊंगा जहां के बारे में वो सुझा रहे हैं। मैं उन्हें एक पत्र लिखूंगा। वहीं दोस्तों असम के मुख्यमंत्री को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक खालिस्तान समर्थक वारिस पंजाब डे के चीफ अमृतपाल सिंह के साथियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को धमकी मिली है। बताया गया ये धमकी सिख फॉर जस्टिस यानी कि SFJ के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने दी है। आतंकवादी ने शर्मा से कहा है यानी कि असम के मुख्यमंत्री से कि उनकी भारत और सरकार की लड़ाई में वो ना पड़े। साथ ही में धमकी में ये भी कहा गया कि वो पंजाब को भारत से अलग करना चाहते हैं, यानी कि पंजाब को एक अलग कंट्री बनाना चाहते हैं। वहीं दोस्तों खालिस्तानियों को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। जानकारी के मुताबिक देश के विदेश मंत्री S जयशंकर ने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि भारत कभी अपने झंडे को नीचा नहीं आने देगा। लंदन में तिरंगे के अपमान को लेकर उन्होंने कहा है कि वो भारत नहीं है जो तिरंगे का अपमान सह लेगा। कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो अभी हाल ही में बीते रोज देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने खालिस्तानियों को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि वो खालिस्तानियों के खिलाफ है और उनके खिलाफ किसी भी तरह की उल्टी सीधी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश भाषा बैन होने को लेकर। जानकारी के मुताबिक इटली में जल्दी ऑफिशियल कामकाज के लिए अंग्रेजी बैन होने वाली है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी ब्रदर्स ऑफ इटली पार्टी ने संसद में अंग्रेजी समेत सभी विदेशी भाषाओं के खिलाफ एक बिल पेश किया है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो फिर इसके उल्लंघन पर 1 लाख यूरो यानी कि लगभग 89,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जो भी कोई अंग्रेजी भाषा या इटली की जो ऑफिशियल भाषा है उसके अलावा किसी विदेशी भाषा का इस्तेमाल करेगा। बात यह है कि इटली की मातृभाषा अंग्रेजी नहीं है। इसी की वजह से आने वाले दिनों में ऑफिशियल कामकाज के लिए यानी कि सरकारी कामकाज के लिए अंग्रेजी बैन हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है इंडियन आइडल 13 के विनर को लेकर। दोस्तों आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, इंडियन आइडल सीजन 13 को ऋषि सिंह ने जीत लिया है। उन्होंने फिनाले में सोनाक्षी कर, शिवम सिंह, चिराग कोटवाल, विदिप्ता चक्रवर्ती और देवोसिमता राय को पीछे छोड़ ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, ऋषि शो की शुरुआत से ही काफी लोकप्रिय हो गए थे, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर पहले ही लोग दावा कर रहे थे कि वो इंडियन आइडल के सीजन 13 को जरूर जीत लेंगे। वहीं बताया गया जीतने की वजह से उनको 25 लाख रुपए का इनाम दिया गया है और एक चमचमाती नई कार दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। जानकारी के मुताबिक देश के कई हिस्सों में कोरोना के मामले एक बार फिर से बड़ी तेजी से बढ़ने लगे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक इसी बीच बीते रोज लगभग 24 घंटे में 3823 नए कोरोना के नए मरीज मिले हैं देश भर में। हालांकि अच्छी बात ये रही कि इसी दौरान 1784 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए हैं। पर दोस्तों इसी बीच 4 लोगों की जान फिर चली गई है कोरोना के कारण देश भर में। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो अब देश में एक्टिव केसों की संख्या 18,389 हो गई है। यानी कि अब देश भर में कोरोना के इतने सारे मरीज हो गए हैं जिनका इलाज चल रहा है। परेशानी की बात यह है कि इन मामलों में अब दिन पर दिन 1000, 1500 या 2-2000 की बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही बताया गया है बीते 24 घंटे में जितने कोरोना के मरीज मिले हैं तो ये बीते 6 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है। यानी कि बीते 6 महीने में किसी भी दिन कोरोना के केवल एक दिन में 3800 से ज्यादा नए मरीज नहीं मिले हैं। वहीं बताया गया देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों को लेकर बीते 7 महीनों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी कि पूरे देश में कोरोना के मामलों को लेकर बीते 6 महीने का रिकॉर्ड टूटा है और देश की राजधानी दिल्ली में बीते 7 महीनों का रिकॉर्ड टूटा है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है ईरान को लेकर। जानकारी के मुताबिक ईरान में अभी हाल ही में हिजाब न पहनने पर एक आदमी ने 2 महिलाओं के सिर पर दही डाल दिया। इसके बाद पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। इसमें नजर आ रहा है कि माँ बेटी एक दुकान पर सामान खरीदने जाती हैं, तभी एक आदमी हिजाब न पहनने पर उनसे बहस करता है और फिर उनके सर पर दही डाल देता है। साथ ही बताया गया पुलिस ने उस आदमी को माहौल बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। यानी कि महिलाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उस व्यक्ति को भी। साथ ही इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि हिजाब देश के कानून का हिस्सा है। अगर कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तो उनको समझना जरूरी है। हिजाब को लेकर देश में एक कानून है और इसका पालन करना आवश्यक है। कुल मिलाकर कहा जाए तो उन्होंने ये कहना चाहा है कि जिस तरह से बाकी देशों में जो कानून होते हैं उसका पालन करना पड़ता है, वो पसंद हो चाहे पसंद ना हो। इसी तरह से ईरान में हिजाब का एक कानून है। अगर कुछ लोग इसमें विश्वास नहीं रखते हैं तब भी उनको ये समझना होगा कि ये देश का कानून है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कूनो नेशनल पार्क को लेकर, जहां से अभी हाल ही में एक चीता वहां से भाग निकला था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अभी हाल ही में बीते रोज कूनो नेशनल पार्क से एक चीता बाहर निकल गया था। हालांकि लगभग 15 घंटे की मशक्कत के बाद उसको दोबारा जंगल में भेज दिया गया है। आइए दोस्तों अब आपको अगली खबर में बताते हैं IPL मैच का ताजा अपडेट, वो भी फटाफट से इन शॉर्ट में। तो बीते रोज यानी कि 2 अप्रैल को IPL के 2 मैच खेले गए। पहला मैच खेला गया राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच। इस मैच को राजस्थान रॉयल्स ने 72
75 रनों से जीत लिया। वहीं दूसरा मैच खेला गया मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। इस मैच को बेंगलोर टीम ने 8 विकेट से जीत लिया, यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम हार गई। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि आज IPL का एक मैच खेला जाएगा और इस मैच में आमने सामने होंगे चेन्नई सुपर किंग और लखनऊ सुपर जायंट्स। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है आम जनता को रोडवेज की बसों में 50% का डिस्काउंट मिलने को लेकर राजस्थान में। जी हां, राजस्थान में चुनावी साल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप नहीं जानते हो तो आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री ने आम जनता को रोडवेज की बसों में 50% की छूट देने का फैसला किया है। इसके तहत राजस्थान के लक्की मेलों में जाने वाले श्रद्धालुओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में 50% की छूट दी जाएगी। बाकी जो महिलाएं हैं उनको सभी जगहों पर जाने के लिए 50% की छूट पहले ही दे दी गई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है सलमान खान को लेकर। जानकारी के मुताबिक आयशा जुल्का ने एक पुराने इंटरव्यू में सलमान खान की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि सलमान न सिर्फ एक अच्छे एक्टर हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं। साथ ही उन्होंने कहा सलमान फिल्म के सेट पर बचने वाले खाने को पैक कराकर सभी भिखारियों में बांट देते थे। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।